उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम आप लोगों का जो हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर खत्म किए थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने की बारी है। 50-52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये 50-52 क्वेश्चन अगर आप याद रखते हैं तो हमें लगता है कि इससे बाहर परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं आएगा, आप इतना प्रैक्टिस करके जाइए। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से याद भी करते चले। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ बनाए नहीं, ऑब्जेक्टिव हमारा याद भी हो जाए यहीं पे। तो इसके लिए आप सभी बच्चे लोग तैयार हो जाइए। आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप सभी बच्चे लोग फटाफट से तैयार हो जाइए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। चलो बाबू, फटाफट से आप सभी लोग तैयार हो जाइए ताकि आज की इस क्लास को हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकें। सब लोग तैयार है ना? बताइए भाई, सब लोग तैयार है बाबू? यस और नो? यस सर, आई एम रेडी। हाँ, अच्छा, इसके बाद आप लोगों का ना हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, ये भी आप लोग को बता देते हैं। सोशल साइंस में सोमवार से, आज तो शनिवार हो गया, सोमवार से हम आप लोगों का इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, यानी अर्थशास्त्र का दूसरा नंबर चैप्टर। तो अर्थशास्त्र के दूसरा नंबर चैप्टर के लिए भी तैयार कर रहिएगा, क्योंकि देखो बाबू, ज्यादा बड़ा सिलेबस ना हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का ही है। 8-8 चैप्टर है, दो चैप्टर तो हो गया, तो जल्दी जल्दी से हम लोग ना हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स अगर खत्म कर लें तो हमारा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से सीधे हम लोग आ जाते हैं बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कल हम ऐसे पूरा सब कुछ आप लोगों को बता दिए थे, लेनिन के बारे में, रूसी क्रांति के बारे में, इसके अलावा समाजवाद, साम्यवाद, इन सब चीजों के बारे में ना हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। बुक का सब्जेक्टिव का जहां तक बात है ना, आप एक बार हम जो पढ़ाए हैं टोटल सब्जेक्टिव करवा दिए हैं, जिसमें कोई भी सब्जेक्टिव छूटा नहीं है। हम देखो बाबू, अलग से सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना करा करके जिस समय हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसी समय सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते हैं। तो आप जाकर के मिला लीजिएगा ना, आपको अलग से बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। कह रहा है कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? बताओ बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। आप लोगों को हम बताए थे कि जब औद्योगिक क्रांति आया तब हमारा जो समाज था वो दो भागों में बंट गया, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग, और उसी समय समाजवाद का भावना उदय हुआ, उसी समय समाजवाद का जन्म हुआ जब मजदूरों का शोषण होने लगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये पता है कि समाजवादी भावना का उदय जो हुआ था वह औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। समाजवादी भावना का उदय जो हुआ वह औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों के द्वारा मजदूर वर्गों का शोषण चरम उत्कर्ष पर था। कह रहा है कि कौन सी क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग के द्वारा मजदूर का शोषण किया जा रहा था। तो इसका भी जवाब क्या होगा? जब पूंजीपति वर्ग के द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण हुआ उस समय औद्योगिक क्रांति हुआ था, यानी कि मशीनरी युग का विकास हुआ था। और मशीनरी युग का जब विकास हुआ तो भाई लोग किसानों के ये मजदूरों के जगह मशीन से काम लेना शुरू किया, और वैसे में मजदूरों का शोषण होने लग गया। तो रूस तो कह रहा है कि किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी जवाब होगा औद्योगिक क्रांति के द्वारा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार होता है। कह रहा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था में सरकार का अधिकार होता है। तो प्यारे बच्चों, किस व्यवस्था में सरकार का अधिकार होता है आप लोग को तो पता होगा। किस व्यवस्था में सरकार का अधिकार होता है? आप लोग को बताए हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें किसी निजी संस्था का अधिकार होता है, पूंजीवादी में किसी निजी संस्था का अधिकार होता है, समाजवादी में सरकार का अधिकार होता है, बताया है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सरकार का अधिकार किसमें होता है, तो लिखेंगे समाजवादी में। ये चीज हम आपको इकोनॉमिक्स में भी बताए थे कि पूंजीवादी में किसी निजी संस्था का अधिकार होता है, समाजवादी में सरकार का अधिकार होता है, और मिश्रित में दोनों का अधिकार होता है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण। आगे बता दीजिए अगला नंबर क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है चौथा नंबर, कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया, बताइए। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? फटाफट से सारे बच्चे जवाब दीजिए। औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो समाज का विभाजन दो वर्गों में हो गया था, आपको पता है ना। एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग।
बताओ बाबू। कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के कारण, आप लोग को बताए थे कि औद्योगिक क्रांति के कारण जो था वो समाज दो वर्गों में बंट गया। कौन कौन वर्ग? तो ध्यान रखिएगा, एक तो हो गया पूंजीपति वर्ग और दूसरा हो गया प्यारे बच्चों ध्यान रखना श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो जवाब होगा दो भागों में, चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता आप लोग को बताए थे ना हम कि सबसे पहला समाजवादी कहा जाता है किसको? समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है? सेंट साइमन को कहा जाता है। तो कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जनक तो कौन हो जाएगा? सेंट साइमन हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज, आप लोग को हम यह भी बताए थे कि कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को, मतलब जो समाजवाद कार्ल मार्क्स के पहले हुआ उसको यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है, या आरंभिक समाजवाद कहा जाता है, या स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा जाता है। और जो समाजवाद कार्ल मार्क्स के बाद आया उसको वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। और स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बता दीजिए। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? देखो बाबू, लुई बला तो यूटोपियन समाजवादी था जो कार्ल मार्क्स के पहले आया था। सेंट साइमन भी था और कार्ल मार्क्स तो नहीं था ना। कार्ल मार्क्स तो यूटोपियन समाजवादी नहीं था। कार्ल मार्क्स तो भाई एक नया युग ही लेकर के आ गया था। रॉबर्ट ओवेन भी यूटोपियन था। तो ये तीनों होगा, कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? आप लोग को हम बताए थे ना कि इंग्लैंड में एक व्यक्ति था जो कि मजदूरों के लिए काम किया, एक खुद का फैक्ट्री बनाया, आदर्श कारखाना का निर्माण किया। उस व्यक्ति का नाम क्या था? रॉबर्ट ओवेन। तो ध्यान रखिएगा यहां पे सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था ये बताओ बाबू। कार्ल मार्क्स का रॉबर्ट बोमेन नहीं भाई, रॉबर्ट ओवेन होता है। आप लोग रॉबर्ट बोमेन बता रहे हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो जवाब याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ है। आगे, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहां हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल, फर्स्ट, ये जिसको कहते हैं प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। तो जवाब क्या हो जाएगा? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला नंबर बता दीजिए भाई, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल ये तो हो गया ना। साम्यवादी घोषणा पत्र, प्यारे बच्चों, ये साम्यवादी घोषणा पत्र, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिस्ट। इसी को कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसी को क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं। तो बाबू, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स और उसका एक दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स। तो जवाब क्या होगा? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान देना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर के प्रकाशित किया, लेकिन कब किया? तो जवाब याद रखिएगा, 1848 ईस्वी में किया। कब किया? 1848 ईस्वी में किया, ध्यान दीजिएगा। अगला, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमेंटर्स की स्थापना कहां हुई थी? तृतीय इंटरनेशनल, तो तृतीय इंटरनेशनल कहां हुआ था? मॉस्को में हुआ था ना। तो जवाब क्या हो जाएगा? 13 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 13 का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की? तो जवाब क्या होगा? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स 6 को सिद्धांत दिया था ना, जिसमें वो सिद्धांत ये भी था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, आगे बताइए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये तो अभी हम आपको बताया कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सब लोगों को पता है कि मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कब बना? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कब बना? तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कब बना है? ध्यान रखना, 1889 में, सी ऑप्शन सही होगा। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कब बना? 1889। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ, जिसको फर्स्ट इंटरनेशनल कहते हैं? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ 1864 ईस्वी में, यानी कि 18 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। दास कैपिटल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है?
दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स की रचना है दास कैपिटल, यानी 19 का ए ऑप्शन सही होगा। 19 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखा गया है। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ध्यान रखिएगा, एंगेस नहीं एंगल्स, एंगल्स होता है यहां पर, एंगल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा गया? तो आप लोग को पढ़ाए थे ना कि दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। किसको बाबू? दास कैपिटल को ही। तो याद रखिएगा, दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा, तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? भाई देखो, कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवादी हुए वो तो यूटोपियन समाजवादी कहलाए, लेकिन कार्ल मार्क्स के बाद जो समाजवादी हुए वो तो युग खुद कार्ल मार्क्स लेकर कहीं आया था। यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? खुद कार्ल मार्क्स ने ही किया है। ठीक है ना, ध्यान देना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ? तो जर्मनी में। ठीक है ना, ये जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था, ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का बाइबिल, इसी दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों की बाइबिल। तो बाबू दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1864 ईस्वी में। 1864 में हुआ था कि 67 में हुआ है? 67 में, 1867 में। 24 का ना सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को, ये तो आपको बता ही दिए। आगे बता दीजिए। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति, ये किसकी रचना है बाबू? वॉर एंड पीस यानी युद्ध और शांति किसकी रचना है? तो जवाब होगा लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। वॉर एंड पीस यानी युद्ध और शांति लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। 27वां नंबर प्रश्न है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? खूनी रविवार के बारे में बताए थे ना, 1905 की क्रांति आपको याद है? तो खूनी रविवार कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। खूनी रविवार कब हुआ? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार हुआ। चलिए बाबू 29 नंबर क्वेश्चन बताइए। रास्पुटीन कौन था? इसके बारे में तो बता ही चुके हैं कि रास्पुटीन कौन था? तो एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था बाबू? भ्रष्ट पादरी था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस का पहला समाजवादी, तो रूस के पहले समाजवादी के तौर पर जाना जाता है प्लेखानोव को। किसको जाना जाता है? प्लेखानोव को रूस के पहले समाजवादी के तौर पर जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 का जब रूसी क्रांति हुआ तो उस समय किस जार का शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का था। किसका था? जार निकोलस द्वितीय। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो आपको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आप लोग आराम से बना लेंगे। आगे बताइए। निहिलिस्ट आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो निहिलिस्ट आंदोलन रूस में ही शुरू हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना, यही वो पार्टी है बाबू, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि आगे चल करके दो भागों में बंट गया था, मेंशेविकों की पार्टी और बुल्शेविकों की पार्टी। तो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1883 में हुआ था। ठीक है ना, यही बाद में जाकर के दो हिस्सों में बंट गया था। आगे बताइए। बुल्शेविक क्रांति कब हुई? बुल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में। तो क्या लिखेंगे? नवंबर 1917 की क्रांति को ही बुल्शेविक क्रांति, बुल्शेविक मतलब होता है गरीबों की क्रांति, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बता दीजिए। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ है 1861 ईस्वी में। समझ में आ गया ना? कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो 36 का जवाब क्या होगा बाबू? निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? जवाब होगा आतंक का मार्ग अपनाया, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। आतंक का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन। रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? बताइए। रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? तो जवाब होगा रूस में कृषि दासता जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। ठीक है ना।
अगला, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? आप लोग को हम बताए थे ना कि 1917 में दो क्रांति हुआ, एक तो फरवरी में क्रांति हुआ और दूसरा अक्टूबर में क्रांति हुआ, ठीक है ना। तो 1917 की पहली जो रूसी क्रांति है, इसमें प्यारे बच्चे फरवरी क्रांति कहा जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति और दूसरी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति, जिसको फरवरी वाले को मार्च की क्रांति भी कहते हैं और अक्टूबर वाले को नवंबर की क्रांति भी कहते हैं। चलिए आगे बताइए। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ किया? लेनिन जो कि रूस का बन गया था प्रधानमंत्री, वह ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किया था। आपको बताया था जैसे वो प्रधानमंत्री बना, सत्ता में आया, नेता बना, तो ब्रेस्ट लिटोवस्क का संधि किया। और यह ब्रेस्ट लिटोवस्क का संधि किसके साथ किया? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क का संधि किया था जर्मनी के साथ, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो बाबू, अलेक्जेंडर यहां कर लीजिए, अलेक्जेंडी नहीं, अलेक्जेंडर कर लीजिएगा, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था, ठीक है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ये तो कार्यक्रम था जो कि लेनिन ने ही तैयार किया था, तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने ही तैयार किया था। अप्रैल थीसिस के तहत ही ना पेट्रोग्राद शहर में जाकर के जोरदार भाषण दिया और सभी लोगों को कहा कि भाई तुमको युद्ध चाहिए कि तुमको भूमि, शांति और रोटी चाहिए। तो वो जो कार्यक्रम तय था वो कार्यक्रम अप्रैल थीसिस ही कहा जाता है। अगला है, लाल सेना का गठन किसने किया था? आपको पता है कि जब अमेरिका, ब्रिटेन, ये जापान, ये सब मिलकर के जब रूस पे आक्रमण किया था, तो विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए जो लेनिन का युद्ध मंत्री था ट्रोटस्की, उसने ही लाल सेना का गठन किया था। तो जवाब क्या होगा? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोटस्की ने किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बता दीजिए। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के साथ हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके साथ हुआ? रूस और जर्मनी के साथ हुआ था। आगे बताइए, 44 नंबर कह रहा है, कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य था साम्यवाद का प्रचार करना, ठीक है ना, ध्यान रखना बाबू। आगे बढ़ते हैं। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला? तो जवाब होगा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सोवियत संघ। सोवियत संघ बाबू रूस को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सोवियत रूस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1917 का जो बोल्शेविक क्रांति हुआ, जो अक्टूबर नवंबर की क्रांति हुआ, उसका नेतृत्व खुद ये लेनिन ने ही किया था, ठीक है ना। आगे, चेका क्या था प्यारे बच्चों? चेका क्या है? तो चेका क्या है? ध्यान रखिएगा कि चेका जो है ना, एक पुलिस का टुकड़ी था, यही कह सकते हैं कि एक सेना का टुकड़ी था जो कि देश के अंदर उपद्रवियों को पकड़ता था। तो अगर पूछा जाए कि चेका क्या है, तो सेना की टुकड़ी हो जाएगा। गुप्त संगठन था ना, चेका एक गुप्त संगठन के तौर पे काम कर रहा था। लेकिन किसी किसी किताब में देखते हैं ना कि पीपुल्स दास्ता भी दे देता है कि चेका पीपुल्स दास्ता है, लेकिन भाई कायदे से देखा जाए तो एक सेना की टुकड़ी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि, शांति और रोटी, ये तीन नारे किसने दिए थे? तो भूमि, शांति और रोटी, ये तीन नारे किसने दिए? लेनिन ने। भूमि, शांति और रोटी के नारे किसने दिए थे? लेनिन ने, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में ही हुआ था बाबू। 49 का ए ऑप्शन सही होगा। 49 का जो बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जवाब होगा रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता, तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसको कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है, यानी 51 का सी ऑप्शन सही होगा। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और 52 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। लेनिन ने नई आर्थिक नीति, इसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? नेप कहते हैं, NEP यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 1921 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1921 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अच्छा, लेनिन की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष चलने लगा और एक व्यक्ति उस संघर्ष में सफल हुआ, उसका नाम क्या था? स्टालिन का। उसका नाम क्या था बाबू? स्टालिन। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, स्टालिन को सफलता मिला था। और सबसे लास्ट क्वेश्चन यही वाला है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? जवाब होगा 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है ना, समझ में आया? चलो बाबू, तो यहां तक आप लोगों का जो क्लास है
हैं? यहां तक आप लोगों का क्लास जो ये क्वेश्चन जो है वो 54 क्वेश्चन है। तो टोटल 54 क्वेश्चन आप लोगों को याद करना है बाबू, ध्यान रखना आप लोग। तो अब आप लोग बताइए कि लगभग 54 में से कितना प्रश्न का जवाब आप लोग दिए होंगे, सही दिए होंगे, गलत वाला का मत बताइएगा। कितने प्रश्न का जवाब लगभग आप लोगों ने सही दिया होगा बाबू, बताइए आप लोग कितने प्रश्न का सही जवाब लगभग आप लोग दिए हैं। 54 में 50, 48, 51 इज राइट नाउ। अच्छा चलिए 46, 46, 47, चलिए लगभग 46, 47, 48 दे रहे हैं तो काफी है। लेकिन हाँ एक बात जरूर कहेंगे कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करके उसको भी याद कर लीजिएगा, ताकि जब अगला बार इस चैप्टर से कोई प्रश्न पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसके लिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा इस चैप्टर को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बाबू। तो चलिए बाबू आपका ये हिस्ट्री खत्म हो गया। अब अगली क्लास में सोमवार के दिन हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर। तो आप लोग इकोनॉमिक्स के दूसरे नंबर चैप्टर के लिए अगली क्लास से तैयार रहिएगा, ठीक है ना। हाँ मिलते हैं प्यारे बच्चे अब आप लोगों से हम अगली क्लास में, शाम वाली क्लास में। तब तक आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना है, रिविजन करते रहना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।